हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। और बेटा हमने स्टार्ट करना है आज चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देन गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आएगी आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलप एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा पार्ट्यूशन। तो ठीक है, ऑल सेट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चलिए पहले हम अपना गोल लिखते हैं आज की, आज आखिर हम करने क्या वाले हैं। ठीक है तो बेटा सबसे पहले हम इसमें करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देन हम करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद आ जाएगा आपका गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस में हम दोनों चीज पढ़ेंगे, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अनदर इज oogenesis। अनदर इज oogenesis। ठीक है बेटा, तो ये रहेंगे हमारे आज के टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने पढ़ना ही है, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऐसे ही फीमेल का पढ़ेंगे, लेकिन आखिर वहां होना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। ठीक है, वही हमारा इस चैप्टर का मोटिव है। सो मैं अभी आपका जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके अंदर हमें कुछ इवेंट्स बताए हुए हैं, वो इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बेटा, ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा है गैमीटोजेनेसिस। फर्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमीटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये गैमेट्स जो हैं ये भी तो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? अगर मैं मेल्स की बात करूं, मेल्स एंड देन फीमेल्स। अगर हम मेल्स की बात करें बेटा, सो मेल्स के अंदर क्या बनता है? मेल्स के अंदर बनता है स्पर्म। मेल के अंदर बनता है बेटा स्पर्म, फीमेल के अंदर बनता है एग और यू कैन से ओवम। ठीक है, और इन प्रोसेसेस को हम कहते हैं, यहां पर कहेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में कहेंगे हम इसको oogenesis। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट की रिप्रोडक्शन जब होती है तब इवेंट्स आखिर क्या क्या होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले होगा बेटा गैमीटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल के अंदर बनते हैं स्पर्म्स, फीमेल के अंदर बनते हैं एग और ओवम। ठीक है, मेल के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस को कहा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में बन गया एग तो उसे कहा जाएगा oogenesis। चलो ठीक है, एग बन गए। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एक हमें नया ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो हमें इस एग और स्पर्म, ये क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। दीज आर हैप्लॉइड, दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड है। इन दोनों की हमें क्या करवानी है? फ्यूजन करवानी है। कैसे करवाएंगे? कि किसी तरीके से ये स्पर्म जो है इस एग के पास चले जाएं। सो गैमीटोजेनेसिस होगी। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटा इंसेमिनेशन। नेक्स्ट स्टेप इज इंसेमिनेशन। Insemination, that is transfer of sperm sperms by male into the female reproductive system।
इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो भाई ट्रांसफर भी हो गया, मतलब कि इंसेमिनेशन हो गई। इंसेमिनेशन के बाद जो स्टेप आएगा दैट इज फर्टिलाइजेशन। दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन देखो अब क्या किया हमने, पहले स्पर्म बना, स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचा दिया, अब दोनों का क्या होगा? फ्यूजन। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, स्पर्म और एग जो है इन दोनों का फ्यूजन होगा बेटा, और क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है? इट इज डिप्लॉयड। इट इज डिप्लॉयड। जाइगोट कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड होता है। चलो जी, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है इसी से पूरा का पूरा आगे आपका फीटस या छोटा बेबी बनेगा। अब उन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं कि भाई ये जाइगोट जो है वो कैसे सिंगल सेल्ड है ना। तो इसके बाद इसके अंदर क्या होंगी? मल्टीपल डिवीजन, जिसे कहा जाता है क्लीवेज। जाइगोट के अंदर क्या होंगी बेटा? मल्टीपल डिवीजन, जिसे कहा जाता है क्लीवेज। सो देयर इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन। कैसी डिवीजन है? माइटोटिक। रैपिड माइटोटिक डिवीजन in zygote to form multicellular structure. Rapid mitotic division in zygote to form the multicellular structure known as blastula, या हम इसे कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टूला और यू कैन से द ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है भाई? देखो जाइगोट क्या था बेटा? मान लो कि मैं कहती हूं ये था वो जाइगोट जो कि क्या है 2n। अब इसमें होगी बेटा डिवीजन, ये एक सेल 2 में कन्वर्ट होगा, 2 से 4 में, 4 से 8, ऐसे बहुत सारी डिवीजन हो जाएंगी और अल्टीमेटली कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अल्टीमेटली अभी इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। अल्टीमेटली कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, जिसके यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स हैं, जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अभी कंफ्यूज नहीं होना, बस अभी आप ये समझ लो कि जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था वो मल्टी सेलुलर बन गया, और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टूला बन गया है, ऐसा तो है नहीं ये घूमता फिरता रहेगा, है ना। अब इसको एक प्रॉपर अटैचमेंट चाहिए मदर की बॉडी से, ताकि वहां से ये न्यूट्रिशन ले सके। सो अब ये क्या करेगा? जो फीमेल की यूट्रस होती है उसके अंदर जाके अटैच हो जाएगा, एक इंटीमेट कनेक्शन बना लेगा, जिसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, सो 5th नंबर पे क्लीवेज के बाद क्या होने वाला है बेटा? इम्प्लांटेशन। सो नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन, दैट इज attachment of blastocyst to the uterine wall। यूट्रस की वॉल से ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट हो जाना इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। ठीक है, वो क्या हो गया बेटा? इम्प्लांटेशन हो गया। चलो फिर उसके बाद होने वाला है यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन। देखो अभी क्या था बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। अब वो वहां से क्या लेगा? बहुत सारा न्यूट्रिशन वगैरह लेगा मदर से, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है गैस्ट्रूला में चेंज हो जाएगा। गैस्ट्रूला मतलब क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर्स। और आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। वहीं से हमारे सारे ऑर्गन्स अराइज होते हैं। सो अभी तो वो क्या है? जस्ट एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब उसके अंदर क्या बनेंगी? जर्म लेयर्स, जहां से बाद में सारे स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज्ड इनटू गैस्ट्रुला विद 3 जर्म लेयर्स। ब्लास्टोसिस्ट चेंजेस टू
gastrula with 3 germ layers. ब्लास्टोसिस चेंजेस टू गैस्ट्रुला विथ 3 जर्म लेयर्स. तो अब क्या हो गई है, गैस्ट्रुलेशन हो गई. क्या हो गई बेटा, गैस्ट्रुलेशन. और उसके बाद क्या आएगा आपका, ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस नाम से ही क्लियर है, ऑर्गन की फॉर्मेशन. जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम. फॉर्मेशन ऑफ specific tissues, organ and organ system. एंड ऑर्गन सिस्टम. देखो बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, सब ऑर्गन वगैरह सब बन गया है. अब इसका आ जाएगा लास्ट स्टेप, दैट इज पार्टिट्यूशन. पार्टिट्यूशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ. मतलब क्या होगा बेटा, चाइल्ड बर्थ. सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ पे चाइल्ड. अरे यार, मतलब जो फीटस, जो पूरा का पूरा चाइल्ड अब बन चुका है, उसको फीमेल के यूट्रस से एक्सपेल आउट किया जाएगा. दैट इज नोन एज द पार्टिट्यूशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ. और ये पूरा प्रोसेस होने में लगते हैं बेटा 9 मंथ्स. उस 9 मंथ के पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड क्या बोला जाता है बेटा, जेस्टेशन पीरियड. मतलब फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ बेबी. फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ बेबी, उसे क्या बोला जाता है बेटा, जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है. और ये जेस्टेशन पीरियड कितना है, होता है 9 मंथ्स इन ह्यूमन बींग्स. हर किसी का जेस्टेशन पीरियड अलग है. कैट का अलग है, डॉग का अलग है, एलिफेंट का तो बहुत ही ज्यादा होता है, 2-3 साल का होता है. और हमारा फीमेल्स का या ह्यूमन बींग्स का कितना होता है बेटा, 9 मंथ्स का. कितना होता है, 9 मंथ्स. क्लियर है, इतनी बात क्लियर है. चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर मैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, या एक काम करते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए 2 चीजें, कि जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं या सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के पास जो है बेटा 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं. वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अनदर वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिखो, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं इसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अनदर वन इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. अगर मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं, जैसे मेल्स के अंदर होती है टेस्टिस, और फीमेल्स के अंदर क्या होती है, फीमेल्स के अंदर होती है बेटा ओवरी. मेल्स के अंदर होती है टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर क्या होती है बेटा, ओवरी होती है. तो बेटा फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है. अब इनका काम क्या है, देखो मेल के अंदर अगर टेस्टिस है, टेस्टिस का मेन काम हम क्या बोलते हैं भाई, वो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं. क्या बनाते हैं, स्पर्म. और अगर फीमेल्स में ओवरी की बात करें तो क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं. ठीक है, अब मेल में टेस्टिस में स्पर्म तो बनाया बेटा, साथ में बनाते हैं हार्मोन, सेक्स हार्मोन. ऐसे ही फीमेल्स के अंदर भी क्या बनते हैं, सेक्स हार्मोन. ठीक है, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं, सो इनके फंक्शन में आप क्या लिख सकते हो, ये बनाते हैं फॉर्मेशन. अगर चलो फंक्शन लिख देते हैं हम, इसकी फंक्शन की बात करूं तो ये बनाते हैं बेटा गैमेट्स. गैमेट्स में क्या हो सकता है आपका, स्पर्म एंड एग
साथ में क्या बनाते हैं बेटा, हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन आप लिख सकते हो, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो इनका फंक्शन क्या होता है, फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ द गैमेट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमेट। इनका फंक्शन की बात करें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, क्या होता है, मैच्यूरेशन ऑफ गैमेट, और दूसरा होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। सो अभी हम जब बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम दो ही पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले हम, और याद रखना है आपको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, ये जो गैमेट बने हैं इनको मैच्योर करवाना और इनका आगे ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, चलो अब मैं अगर बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम बात करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, टेस्टिस, या फिर पहले सबसे पहले लिख देते हैं इसकी लोकेशन, कहाँ प्रेजेंट कहाँ है, ये लोकेशन होती है इसकी पेल्विस रीजन। पेल्विस मतलब जो आपका एब्डोमन है उसका बिल्कुल लोअर पोर्शन जो होता है, दैट इज द पेल्विस रीजन, लोकेशन हो गई ये। फिर उसके बाद ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स फर्स्ट हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दैट इज टेस्टिस। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, सबसे पहले लिखो बेटा इसमें असेसरी डक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं बेटा असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स में आप लिखेंगे रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, देन हम लिखेंगे इसके अंदर एपिडिडाइमिस, और लास्ट में आ जाएगा आपका वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस। ठीक है, असेसरी डक्ट, फिर आता है आपका बेटा इसके अंदर असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे, असेसरी ग्लैंड में आप इंक्लूड करोगे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन बल्बोयूरिथ्रल, या उसको हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, या जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड दैट इज पेनिस, एंड दैट इज पेनिस। सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसकी लोकेशन हमने लिख दी है पेल्विस रीजन। क्या क्या इंक्लूड करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहां से लेकर बेटा यहां तक ये सब क्या है, दिस ऑल आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, दिस ऑल आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर है, चलो अब देखते हैं हमारी बुक क्या कहती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये मैंने अभी आपको बताया, प्रेजेंट इन द पेल्विस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, टेस्टिस होती हैं। ठीक है, अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस जो है इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर। टेस्टिस क्या होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ असेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मैंने आपको सारी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पे कंपाइल करवा दिया।
ठीक है। अगर अब मैं टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस जो है हमारे एब्डोमेन में नहीं प्रेजेंट होती, एब्डोमेन से बाहर इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्रोटम। ठीक है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा स्क्रोटम। कुछ इस टाइप से आपकी टेस्टिस मिलेगी आपको। सो बेटा दिस इज स्क्रोटम, ये क्या है स्क्रोटम, दिस इज टेस्टिस, स्क्रोटम है टेस्टिस है। ठीक है, अब पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कह देते हैं। अब ऊपर जाके ये स्क्रोटम जो एब्डोमेन से अटैच होता है विद दिस स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है इनग्वाइनल कैनाल, जिसे क्या कहा जाएगा बेटा इनग्वाइनल कैनाल। अब जो टेस्टिस है ऐसा तो है नहीं कि ये टेस्टिस ऐसे घूमती रहेगी, ये भी इसकी पोजीशन को मेंटेन किया जाता है। नीचे की तरफ लगी होती हैं कुछ फाइब्रस कोड, नीचे की तरफ लगी है बेटा ये फाइब्रस कोड जिसका नाम है ग्यूबर्नेक्यूलम। फाइब्रस कोड, ठीक है, और ऊपर की साइड यहां पर प्रेजेंट होती हैं, दिस इज स्पर्मेटिक कोड। क्या प्रेजेंट होती है बेटा यहां पर प्रेजेंट है क्या स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, अब ये स्पर्मेटिक कोड जो है इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल सब होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व हैं, एक्सेट्रा है, और ये कनेक्ट करती हैं किसको टेस्टिस को टू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ द, किससे बनी हुई है बेटा, दे कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, डक्ट्स, ब्लड वेसल्स, डक्ट्स लिख दो, कनेक्टिंग टेस्टिस टू एब्डोमिनल कैविटी, जो इस टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करती है। समझ आ गई बात, ये आपको डायग्राम समझाने के लिए ताकि समझ आ जाए। ठीक है, चलो फिर हमारी बुक में अब क्या दिया हुआ है, हमारी बुक कहती है टेस्टिस जो है दे आर सिचुएटेड इन द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। अब आउटसाइड भाई बाहर क्यों प्रेजेंट है, अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट। देखो टेस्टिस का काम क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इन्होंने स्पर्म बनाने हैं, और जो स्पर्म की फॉर्मेशन है हमारा बॉडी का टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस उस पर नहीं हो सकती, उनको इस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए अगर ये टेस्टिस क्या बनाना चाहती हैं स्पर्म बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम जो होता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर बेटा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37, विच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओवरी की, टेस्टिस जो है सॉरी टेस्टिस जो है वो कैसी होती हैं ओवल शेप की होती हैं, जिसमें इनकी लेंथ जो है ये इसकी अगर मैं ऐसे लेंथ की बात करूं तो इट इज 4 to 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा 4 to 5 सेंटीमीटर। और ऐसे विड्थ की बात करूं चौड़ी कितनी है ये ऐसे, सो इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी 2 to 3, लेंथ कितनी हो गई 4 to 5, विड्थ कितनी हो गई 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, जो टेस्टिस होते हैं उनके अराउंड पूरी डेंस कवरिंग होती है। ठीक है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। चलो ये डायग्राम भी बनाते हैं एक। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं बेटा टेस्टिस का डायग्राम कि कैसे हमारी जो टेस्टिस होती हैं वो कवर्ड होती हैं और कैसे दिखती हैं। इस डायग्राम से काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी।
देखो बेटा, ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस, ठीक है, दिस वन इज द टेस्टिस। अब टेस्टिस की क्या लिखा है हमारी बुक में, टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। अब वो डेंस कवरिंग जो है वो 3 लेयर की होती है, ठीक है, कितने लेयर की होती है, 3 लेयर की होती है, जिसमें जो सबसे आउटर कवरिंग है उसे बोला जाएगा, ये जो व्हाइट है इसे हम कह सकते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। फिर येलो वाली जो है इसको कहा जाएगा बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो अंदर वाली है रेड कलर की इसे कहा जाएगा ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। समझ रहे हो इस बात को, देखो समझना है बेटा। टेस्टिस जो है, टेस्टिस इट इज कहां पर ये प्रेजेंट है, पहले तो स्क्रोटल सैक में अंदर बाहर की तरफ स्क्रोटम में प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। जब उस टेस्टिस को देखा गया तो उसके अराउंड जो है डेंस कवरिंग थी। वो जो डेंस कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, सबसे बाहर है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और अंदर जो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ये जो इसने ट्यूनिका वेस्कुलोसा ने ऐसे फोल्ड्स बना दिए, इन फोल्ड से क्या हुआ, ये कंपार्टमेंट्स बन गए। इन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। और एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। टेस्टिक्युलर ये जो दिख रहे हैं आपको कंपार्टमेंट छोटे छोटे छोटे, ठीक है, इन्हें कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं, और इनके अंदर जो आपको ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। ये सब ट्यूब्यूल्स आखिर में बाहर निकलती हैं और जुड़ जाती हैं किसमें, फाइन ट्यूब्स के अंदर। इन ट्यूब्स का नाम होता है, दीज आर दी रेटे टेस्टिस। ये क्या है बेटा, दीज आर दी रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस जो है अल्टीमेटली ओपन हो जाती हैं और दूसरी ट्यूब्यूल्स में, जिन्हें कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया बेटा किसके अंदर ओपन हुई, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, जिसमें ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, कैपिट, ऊपर क्या है, कैपिट, ये हो जाती है इसकी बॉडी। और ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं कोडा एपिडिडाइमिस, इसे हम कहते हैं बेटा कोडा एपिडिडाइमिस। और यहां से ये अराइज हो रही है क्या, दिस इज वासा डेफरेंस और वासा डिफरेंशिया, एक ही बात है। समझ आई। टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखो बेटा, और देखो यहाँ पे हमने कितनी सारी एसेसरी डक्ट्स भी बना दी हैं, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडेमिस, वासा डेफरेंस, ठीक है। सो टेस्टिस है ये, टेस्टिस के अराउंड डेंस कवरिंग है, उसके अंदर टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हैं, हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन करके बना देती है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद यहाँ से अराइज होते हैं वासा इफ्रेंशिया विच लीव्स द टेस्टिस, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया के आगे आप लिख सकते हो they leave the testis and join the epididymis। epididymis का जो लोअर पोर्शन है that is coda epididymis, वहां से अराइज होती है क्या, आपकी वासा डेफरेंस। क्या अराइज हो रही है बेटा, वासा डेफरेंस। चलो अब देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर कि each testis is covered by a dense covering, ठीक है। हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ये वाले, ठीक है। एंड ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही हमारे क्या बनते हैं बेटा, स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना है, 1 2 3 एक लोब्यूल के अंदर, ठीक है, 1 2 3 इन ईच लोब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही क्या बनते हैं, स्पर्म्स, क्या बनते हैं, स्पर्म्स, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल।
हर एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर लेते हैं हम। देखो बेटा, जब हम एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करके हमने देखा तो हमने देखा कि हर एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इस टाइप से स्ट्रक्चर हैं। ये तो हो गई आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अरे यार, देखो बेटा, ये है आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हमने एक सेक्शन ले लिया। सेक्शन जब हमने कट करके देखा तो ये तो हमें दिखी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, और वहीं पर हमें कुछ पिरामिडल सेल्स भी दिखाई दिए। इन पिरामिडल सेल्स को कहा जाता है सर्टोली सेल्स। इनको कहा जाता है बेटा सर्टोली सेल्स। ठीक है, और जो बीच का इंटरस्टिशियल टिश्यू है, दिस इज द इंटरस्टिशियल टिश्यू। दिस इज इंटरस्टिशियल टिश्यू। इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में कुछ ये सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें कहा जाता है लेडिग्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिग्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स। और नीचे की साइड यहां पर ये, ठीक है, नीचे की साइड बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। अब अगर मैं बात करूं इन लेडिक सेल्स की, तो ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दिस इज द मेल प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। ये इसका काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल के अंदर होते हैं, लाइक बियर्ड, ये सब भी किसकी वजह से होता है, इसी हार्मोन की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है बेटा आपका सर्टोली सेल्स, या इन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है। अब ये सर्टोली सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जर्म सेल्स। ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं येलो वाले, दीज आर द जर्म सेल्स, बेसिकली मेल जर्म सेल्स। और यहीं से क्या बनेंगे बेटा, स्पर्म्स बनेंगे। यहाँ से क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, मतलब इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। जब स्पर्म्स बनेंगे तो इनको खाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ये सर्टोली सेल्स। साथ साथ में ये सर्टोली सेल और क्या सीक्रेट करता है, एक तो ये हो गया, उसके अलावा ये सीक्रेट करता है ABP, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन।
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करता है बेटा, और क्या करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस इनिबिन। इनिबिन का काम क्या होता है, इनिबिट FSH सिक्रीशन। देखो बेटा, हमने हमारे चैप्टर में पढ़ते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर वो एक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करती है, दैट इज FSH एंड LH। अब वो जो FSH है वो यहाँ पर आता है टेस्टिस पे, इसको कहता है कि चलो स्पर्म बनाओ, ठीक है। बट एक लेवल तक ही जो स्पर्म का काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो ये सर्टोली सेल सिक्रीट करते हैं इनिबिन प्रोटीन, और ये इनिबिन क्या करता है, FSH को रिलीज नहीं होने देता। नाम से क्लियर है, इनिबिन इनिबिट करेगा, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर, सो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ये हो गया ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑन इट्स इनसाइड लाइंड बाय द टू टाइप ऑफ सेल, वन इज मेल जर्म सेल एंड अदर वन इज द सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह देते हैं। ये जो मेल जर्म सेल्स हैं, ये जो मेल जर्म सेल्स हैं बेटा, इसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। एक होगा तो गोनियम, नहीं तो बहुत सारे हैं तो गोनिया, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स के अंदर क्या होती है, मियोटिक डिवीजन होती है और फाइनली वहां से स्पर्म बन जाते हैं। सर्टोली सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल्स को, ठीक है। अब जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पर होते हैं बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स, या आप कह सकते हो लेडिक सेल्स, ठीक है। ये लेडिक सेल्स जो हैं दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन नोन एज द एंड्रोजन, और मेन एंड्रोजन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी वहां प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बेटा, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। ये वाले जो हैं दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया, यहीं से जो है क्या बन रहे हैं, ये स्पर्म बन के निकल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर, ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया कि कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और वो कहाँ पर स्पर्म्स बनाती है। सो बेटा इतना हमारा हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं डक्ट्स की, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पर हमने कुछ असेसरी डक्ट्स की बात कर ली थी। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर खुली है, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से कहाँ गई बेटा, वासा इफ्रेंशिया, वहां से एपिडर्मिस और वहां से वास डेफरेंस, और इसी को हम पाथवे ऑफ स्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यूं कह दूं कि भाई पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले स्पर्म्स जो हैं वो बने कहाँ पे थे, स्पर्म्स आपके बने थे बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जो मेल जर्म सेल्स हैं वो क्या बनाते थे, स्पर्म बनाते थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्म्स कहां पर गए हैं, अब वो गए बेटा रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से गए हैं वास इफ्रेंशिया, ठीक है। वास इफ्रेंशिया से गए बेटा कहां पर, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से गए हैं वास इफ्रेंशिया एपिडाइमिस, वहां से गए बेटा वासा डेफरेंस, ठीक है। वासा डेफरेंस से आपके यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। अब यूरिथ्रा क्या है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। चलो अब देखो, हमें ये डायग्राम देखना है, ये वाला डायग्राम देखो बेटा, जो हमने अभी यहाँ पर टेस्टिस बनाई थी, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर वो ये टेस्टिस ये है, यहाँ से आपका ये एपिडाइमिस, दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है ना ये एपिडिडाइमिस है। यहाँ से आपकी ट्यूब्यूल स्टार्ट हुई ये वाली, जिसे हम कहते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। अब वास डेफरेंस जो है बेटा ये स्क्रोटम में से स्टार्ट होके ये एब्डोमेन के अंदर जाती, क्योंकि स्क्रोटम कहाँ था, बाहर था, वहां से स्टार्ट होके टेस्टिस से एब्डोमेन में जाती है, एंड देन इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। सो ये ट्यूब्यूल यहां से गई, ठीक है। नाउ इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ऐसे होगा बेटा, देखो मान लो कि ये वास डेफरेंस थी, ये ऐसे गई, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, यहां पर इसको मिला ये सेमाइनल वेसिकल,
ठीक है, सेमाइनल वेसिकल मिली, ये सेमाइनल वेसिकल की ट्यूब्यूल आ रही है, ये जो वास डेफरेंस है इस सेमाइनल वेसिकल की ट्यूब्यूल से मिली और इन्होंने अपनी एक नई ही ट्यूब बना ली जिसे कहा जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। दिस इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है इट ओपन्स इनटू यूरिथ्रा। कहाँ ओपन हो रही है बेटा? यूरिथ्रा। ये जो बीच में जो जा रही है दिस वन इज द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है। यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, यूरिथ्रा क्या है बेटा? कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यहाँ पे क्या इजैक्यूलेटरी डक्ट समझ आ गया आपको? किससे मिली? duct from the seminal vesicle and vas deferens they join to form the ejaculatory duct। ठीक है, चलो डक्ट्स हमें क्लियर हो गया है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होता है? प्रोस्टेट, ये आपको बता ही दिया मैंने, सेमाइनल वेसिकल। उसके अलावा यहाँ पर ये छोटा छोटा जो प्रेजेंट है छोटी सी ग्लैंड, इसको कहते हैं हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बेसिकली म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है बेटा? म्यूकस। क्यों? अगर देखो यहाँ नीचे से आपकी ये क्या स्टार्ट हो गई है, दिस इज द पेनिस। ठीक है, ये है पेनिस, और पेनिस का ये जो एंड पार्ट होता है ये हल्का सा स्वोलन होता है जिसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। जिसे क्या कहा जाता है? ग्लैंस पेनिस। और ये ग्लैंस पेनिस जो है इट इज सराउंडेड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन। यहाँ पे क्या है बेटा? एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन है जिसे कहा जाता है फोर स्किन। अब ये जो फोर स्किन है ये हल्का सा, इसमें एबिलिटी है ये ऊपर और नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे होने के लिए इसको क्या चाहिए? म्यूकस चाहिए, और वो म्यूकस जो है ल्यूब्रिकेशन के लिए कौन सीक्रेट कर रहा है? दिस बल्बो यूरिथ्रल, या जिसे हम कहते हैं कोपर्स ग्लैंड। सो मैंने आपको सेसिस ग्लैंड में देखिए, आपको मैंने तीन चीज लिखवाई थी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया, हमारी डक्ट्स भी हो गई बेटा। दिस इज द पेनिस। पेनिस जो है इट इज मेड अप ऑफ द इरेक्टाइल, स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, काफी ज्यादा वेस्कुलर होता है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो पेनिस है उसका जो टिश्यू है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड का इनफ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होती है? इरेक्शन। इरेक्शन मतलब क्या होता है? हार्डनिंग हो जाती है पेनिस की। चलो इसी चीज को अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने डक्ट्स की बात की थी। जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं बेटा उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमस, वासा डेफरेंस। पोजीशन सबको क्लियर है? नाउ द सेमाइनल वेसिकल्स ऑफ द टेस्टिस दे ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू द रेटे टेस्टिस, मतलब पहले रेटे टेस्टिस फिर वासा इफ्रेंशिया। नाउ वासा इफ्रेंशिया जो है इट लीव्स द टेस्टिस, मैंने आपको लिखवाया था वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस, ओपन इनटू एपिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्ट। आपको याद रखना है ये जो एपिडाइस हम तो दिखा रहे हैं ना, टेस्टिस ऐसे है, हम तो दिखा रहे हैं आगे की तरफ क्योंकि हमें तो दिखाना है, हमें तो समझना है, लेकिन ये एपिडाइमस टेस्टिस के पीछे की साइड प्रेजेंट होती है बेटा। वहीं से जो है आपकी रेटे जो वासा इफ्रेंशिया उसको ज्वाइन करती है और जो वासा डेफरेंस है वो वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो द एपिडाइमस जो है इट लीड्स इनटू वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस असेंड मतलब ऊपर जाती है टू द एब्डोमेन, लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड फॉर्म द इजैक्यूलेटरी डक्ट। बता दिया मैंने आपको। ठीक है, दीज डक्ट, ये जो डक्ट हैं एपिडाइमस बेसिकली इनका काम क्या होता है? दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। जितनी भी डक्ट्स हैं दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। थ्रू द यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा है वो कहाँ से बन रही है? ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, वहां से वो यूरिन लेकर आती है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एज द यूरिथ्रल मिएटस। कॉल्ड एज द यूरिथ्रल मिएटस। क्लियर? नाउ पेनिस की बात करें बेटा तो पेनिस क्या होता है? एक मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। किसका बना है? स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू का बना है जो उसको इरेक्शन में हेल्प करता है, जिससे कि क्या हो जाए? टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। देखो जब पेनिस हार्ड होगी तभी वो फीमेल वेजाइना में एंटर कर पाएगी और तभी वो स्पर्म वहां रिलीज कर पाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जो पेनिस का एंड है इट इज एनलार्ज, जिसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस, एंड इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे कहा जाएगा बेटा फोर स्किन।
कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज द फोर स्किन, जिसे क्या कहते हैं बेटा, फोर स्किन। ठीक है, नाउ द मेल एसेसरी ग्लैंड, उसमें क्या था बेटा, पेयर्ड ग्लैंड थी आपकी, कौन सी, सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल। ये क्या होती है, पेयर्ड, इंक्लूड सेमाइनल वेसिकल और पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल। उसके अलावा जो प्रोस्टेट है बेटा, ये होती है सिंगल, प्रोस्टेट क्या है, सिंगल लार्ज ग्लैंड होती है। ठीक है, अभी इन ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो क्या बनाती है, सेमाइनल प्लाज्मा। देखो स्पर्म्स क्या रिलीज करते हैं बेटा, सीमेन। सीमेन क्या होता है, सीमेन होता है बेटा स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। देखो जो मेल जो हैं ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन क्या रिलीज करते हैं, हम हमेशा कहते हैं स्पर्म रिलीज किया, बेसिकली वो सीमेन रिलीज करते हैं। उस सीमेन के अंदर स्पर्म तो है ही, साथ में लिक्विड पोर्शन जो है वो भी है, जिसे कहा जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये सेमाइनल प्लाज्मा को कौन बना रहा है बेटा, असेसरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो सिक्रीशन होती हैं दे आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। कैल्शियम होना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पर्म ने आगे जाके क्या करनी है, जो एग है उसको फ्यूज करना है, उसकी फर्टिलाइजेशन करनी है, तो वहां पर उसको कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। साथ में फ्रक्टोज जो है वो एनर्जी सोर्स है, जिससे स्पर्म जो है वो फटाफट ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर है बेटा सिक्रीशन ऑफ द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है उसकी सिक्रीशन किसमें हेल्प करती है, ल्यूब्रिकेशन, ताकि जो फोर स्किन है उसकी मूवमेंट हो सके। फोर स्किन की क्या हो सके बेटा, मूवमेंट हो सके। आई होप इतनी बात क्लियर है सबको, क्लियर। चलो अब हम आ जाते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूं तो यहां पर भी हम उसको ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो इनके पास क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा बेटा, एक तो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल इज ओवरी। ठीक है, अभी ओवरी जो है हमेशा किस में होती है बेटा, पेयर में होती है। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो वहां पर क्या होगा बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप लिखोगे एक तो होती है फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ये भी कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। देन आता है आपका यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्या, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, ऑफ कोर्स एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी लिखेंगे। जैसे मेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था, पेनिस, ऐसे ही फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसे कहा जाता है वल्वा। उसे क्या कहा जाएगा बेटा, वल्वा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, वल्वा। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा। अगर ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसकी लोकेशन की बात करूं तो पेयर में है, कहां प्रेजेंट है बेटा, लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। लोअर एब्डोमेन का मतलब क्या होता है, पेल्विक रीजन, जैसे हमने टेस्टिस में लिखा था। क्लियर, क्लियर। लेंथ आप लिख सकते हो ओवरी की कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर। शेप जो है वो होती है बेटा आलमंड शेप। ठीक है, चलो देखो
The female reproductive system consists of the pair of ovaries along with the pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region. The part of the system, अब ये सारे part along with the mammary gland, breast of the human, they are integrated, एक दूसरे से structurally और functionally जो है मिलकर ये काम करते हैं to support ovulation, मतलब egg का निकलना या egg release होना, fertilization, pregnancy, birth and चाइल्ड केयर में, ये सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब ओवरीज की अगर हम बात करते हैं, सो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन, मतलब कि द ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन कौन से होते हैं? ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दीज आर रिलीज्ड बाय द ओवरी, these are released by the ovary. Ovaries जो है बेटा, they are located on each side of the lower abdomen और इनकी लेंथ कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर, और ये कनेक्टेड होते हैं टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट। देखो ये है बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो दीज आर द ओवरी, ये क्या है बेटा? ओवरी हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लोअर एब्डोमेन या पेल्विक रीजन में। अब ओवरी ऐसे तो है नहीं कि हमारे लोअर एब्डोमेन में ऐसे घूमती रहेंगी, इनको सपोर्ट चाहिए। सो ये जो पेल्विक वॉल होती है, मतलब जो एब्डोमिनल वॉल होती है, उससे भी अटैच होती हैं, और जो साइड में यूट्रस है, उससे भी अटैच है, और पेल्विक वॉल से भी अटैच है। और किसके थ्रू अटैच है? लिगामेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू अटैच है बेटा? लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, अब ओवरी की बात करें, हर ओवरी के बाद एक क्या होता है? थिन एपिथेलियम होता है विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, एंड दिस स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड। देखो मान लो कि मैंने बना दी ये एक ओवरी, ठीक है, सो ओवरी के बाहर जो ये ओवरी की जो तुम्हें कवरिंग दिख रही है, जिसे क्या बोला जाएगा बेटा? थिन एपिथेलियम। ठीक है, अंदर ये पूरा पार्ट क्या है? स्ट्रोमा। अब जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ये बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, और एक ये अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, बाहर वाला और अंदर वाला। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स, और इस अंदर वाले पोर्शन को कहा जाता है मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पोर्शन है, यहां प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, और ये जो मेड्यूला है बेटा, यहां प्रेजेंट होता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल। क्या प्रेजेंट है? न्यूरोवेस्कुलर बंडल, मतलब कि नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, सब प्रेजेंट है। और देखो ओवरी का काम क्या था? ओवरी का काम क्या था बेटा? एग बनाना। अब वो जो एग हैं वो कहाँ बनते हैं? छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। वो फॉलिकल्स जो है वो बाहर वाले रीजन दैट इज कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, और मेड्यूला जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल। क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूरोवेस्कुलर बंडल। आई होप इतनी बात क्लियर सबको। चलो फिर देखो, फिर आ जाते हैं हम ओविडक्ट्स पे। अब ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, दे कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ईच फैलोपियन ट्यूब, ये जो फैलोपियन ट्यूब हैं, दे आर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो फैलोपियन ट्यूब है बेटा, यहां से स्टार्ट हो रही है यहां तक, ये ठीक है, ये कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस। यहां से स्टार्ट होके यहां तक आ रही है, एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफ्री ईच ओवरी टू द यूट्रस। पार्ट विच इज, वो वाला पार्ट जो कि ओवरी के क्लोजर है, उसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। इस पार्ट को क्या कहा जाएगा बेटा? इनफंडिबुलम। और ये इनफंडिबुलम की जो एजेस हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गई हैं, ताकि जब ये ओवरी एग रिलीज करे तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें फिम्ब्रिया कहा जाता है, ये उस एग को कैच कर ले। क्या करे बेटा? उस एग को कैच करे। कैच कर लेंगे तो उसके बाद एग जाएगा कहां पर? एम्प्यूला रीजन में। कहां जाएगा बेटा? एम्प्यूला, विच इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जो क्या है?
वाइडर पार्ट है, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है दैट इज द इस्थमस, वो क्या है बेटा, इस्थमस है। और इसका क्या है, ये काफी पतली होती है, इस्थमस जो है इसका नैरो ल्यूमन है। एम्प्यूला क्या होती है, वाइडर होती है। एंड इस्थमस देन इट जॉइंस द यूट्रस। और ये पूरा तो फैलोपियन ट्यूब के आपके 3 पार्ट्स हो गए बेटा, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। जो इनफंडिबुलम है उसकी एजेस जो है वो फिंगर लाइक है, जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिए, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, फिम्ब्रिए कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो, द लास्ट इस्थमस जॉइन द यूट्रस। चलो जी नेक्स्ट। अब यूट्रस, अब अगर हम इस यूट्रस की बात करें तो बेटा ये क्या है, सिंगल है। जैसे ओवरी और फैलोपियन ट्यूब तो पेयर्ड थे, यूट्रस क्या है, सिंगल है। यूट्रस की सबसे बाहर वाली कवरिंग को कहा जाता है पेरीमेट्रियम। बीच वाली कवरिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा स्मूथ मसल, जिसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स। और सबसे अंदर वाली कवरिंग जो है एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम जो है ये काफी हाईली वेस्क्यूलर होती है और इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। और देखो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, देखो होता क्या है बेटा, मान लो कि यहाँ से एग रिलीज हुआ। अब वो एग जब तक इस एम्प्यूला में है, यहाँ पर अगर एग है और उसी टाइम उसको स्पर्म मिल गया तो ही फर्टिलाइजेशन होगी। तो आप ये लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन, या आप कह सकते हो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस ओनली इन एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन, अगर एग यहां से आगे चला गया तो फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं हो सकता। मान लो कि एग जो है वो अभी यहीं था फैलोपियन ट्यूब में, इतनी देर में वहां से स्पर्म आ गया, फ्यूजन हुई। फ्यूजन होने के बाद ये जाइगोट बना, फिर उसमें बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन हुई, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद वो एग आ जाता है यहाँ पर बेटा, सॉरी जाइगोट या ब्लास्टोसिस यहाँ आ गया। अब उस ब्लास्टोसिस को अटैचमेंट चाहिए यूट्रस में, कहाँ पर अटैच करता है, इस अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेट्रियम से, जो हाईली वेस्कुलर, जिसने जो हर महीने खुद को प्रिपेयर करती है कि भाई एग आएगा और मैं में से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। वो इससे अटैच हो जाता है और यहीं पे पूरी डेवलपमेंट होती है। अब मान लो इन केस फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मतलब इस एग को स्पर्म नहीं मिला, सो ये यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग जो है ये तो क्या कहेगी, ये तो वेट कर रही थी बट ये एग नहीं आया। तो क्या होगा बेटा, अगर फ्यूजन नहीं हुई सो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग है पूरी शेड ऑफ हो जाती है, पूरी निकल जाती है, ऊपर से एग आता है, सब कुछ वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग या मेंसेस। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद जो यूट्रस है इट ओपन्स इनटू अ नैरो कैनाल, जिसे कहा जाएगा सर्विक्स, उसकी कैनाल को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और वो अल्टीमेटली कहां पर होती है, वेजाइना में, जो वेजाइना खुद जो है एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। सो अब यूट्रस क्या है बेटा, सिंगल होती है, वोम भी कहते हैं इसको। शेप ऑफ यूट्रस की बात करेंगे तो इट इज इन्वर्टेड पियर शेप। कैसे इन्वर्टेड पियर शेप, अब यूट्रस भी ऐसे खाली नहीं पड़ी, इसको भी सपोर्ट देने के लिए क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट, जो इसको पेल्विक वॉल से अटैच करवाते हैं, सपोर्टेड बाय लिगामेंट विच आर अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस जो है अल्टीमेटली ओपन कर जाती है वेजाइना में थ्रू द नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज द सर्वाइकल कैनाल which along with the vagina forms the birth canal। अगर ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना एक दोनों को एक साथ बोलेंगे तो हम इसको बोलते हैं बेटा बर्थ कैनाल। देखो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही थी यहाँ पर, अल्टीमेटली वो बच्चा इस सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से निकलकर बाहर आएगा, तो इस सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को हम एक साथ में क्या बोल देते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। अब वॉल ऑफ यूट्रस जो होती है उसके पास 3 लेयर हैं, आउटर वन इज पेरीमेट्रियर, मिडल थिक लेयर जो स्मूथ मसल की बनी है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर की एंडोमेट्रियम जो है बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर लेयर है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं वहां पे, म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह हैं, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें चेंजेस आते हैं। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby। और जो मायोमेट्रियम है वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जब बच्चे का बर्थ होने वाला होता है, जब बच्चे का बर्थ होने वाला होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, क्लियर इतनी बात। चलो आगे चलते हैं। फिर आ जाता है बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच
ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वल्वा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जिसे बोला जाता है वल्वा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे बोला जाता है वल्वा। ये वल्वा बना ही लेते हैं हम। सबसे पहले ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे पूरा एक फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है क्या, थिक फ्लैशी फोल्ड, जिन्हें कहा जाएगा लेबिया मेजोरा, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, लेबिया मेजोरा। और यहाँ अंदर की तरफ होते हैं एक और फोल्ड जिसे कहा जाएगा लेबिया माइनोरा। फिर यहाँ एक ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, और अंदर की तरफ यहाँ होती है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज द मोन्स प्यूबिस, जिसके ऊपर क्या है सारे के सारे, दीज आर द प्यूबिक हेयर, ठीक है। ये है आपका लेबिया मेजोरा, ठीक है। दिस वन ग्रीन वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे बेटा लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज यूरिथ्रल ओपनिंग, दिस इज वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और हाँ ये रहेगा, इसको कहते हैं हम क्लाइटोरिस। इसके ऊपर भी क्या होता है, एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन होता है। ये क्या है बेटा, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे कहा जाता है प्रीप्यूस, जिसे क्या कहा जाता है, प्रीप्यूस। ये वेजाइना है, वेजाइना के इज पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज द हाइमेन, इसे क्या कहा जाता है बेटा, हाइमेन। और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कुछ ग्लैंड्स जिन्हें कहा जाता है बार्थोलिन्स ग्लैंड, which secrete mucus for lubrication during sexual intercourse, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये जो साइड में ग्लैंड्स हैं इनको कहते हैं बेटा बार्थोलिन ग्लैंड, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये है बेटा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज द वल्वा। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, मोन्स प्यूबिस जो हमने बनाया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस सब बना चुके हैं। म्यून्स प्यूबिस क्या है, मैंने कहा था फैटी टिश्यू होते हैं जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर हैं। सो इट इज अ कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर। उसके बाद लेबिया मेजोरा क्या है, थिक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, जो इस मोन्स प्यूबिस से नीचे आते हैं और पूरी इस वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखता है, ठीक है, हो गया। फिर आता है लेबिया माइनोरा, फिर ये भी क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है अंडर लेबिया मेजोरा, अंडर लेबिया मेजोरा ये भी क्या है बेटा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है, इट इज ऑफन पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द हाइमेन, ठीक है। जो वेजाइना की ओपनिंग है बेटा एक पार्शली कवर्ड होती है बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज द हाइमेन। उसके बाद आती है बेटा क्लाइटोरिस, ये जो मैंने आपको बताया पिंक वाला पोर्शन, दिस इज क्लाइटोरिस। ये क्या है, इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। देखो जहां पे ये लेबिया माइनोरा ज्वाइन कर रही है वहां पर क्या प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस। वहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लाइटोरिस प्रेजेंट है जस्ट अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। फिर है हाइमन, हाइमन मैंने आपको बताया था जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, इट इज पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ठीक है।
अब ये जो हाइमेन है बेटा, ये क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट कई बार नहीं भी होता, ठीक है। इवन जो लोग, जो गर्ल्स ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती हैं, या कभी झटके से गिर गई हो, हॉर्स राइडिंग कर रही हो, साइकिलिंग कर रही हो, उसमें भी ये हाइमेन जो है ब्रेक हो जाता है। लेकिन पहले मतलब कुछ लोगों का अंधविश्वास है कि हाइमेन ब्रेक सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स में होता है, बट ऐसा नहीं होता। इवन ये केसेस भी देखे गए हैं कि हाइमेन जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में कई बार ब्रेक होता ही नहीं है, वो फिर भी परसिस्ट होता है। सो हाइमेन का होना या ना होना किसी की भी गर्ल की वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है। सो वर्जिनिटी ऑफ अ गर्ल इज नेवर डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द हाइमेन, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर इतनी बात? क्लियर है इतनी बात बेटा यहां तक? चलो फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेमोरी ग्लैंड। फीमेल के अंदर एक जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है वो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑल फीमेल मैमल्स का। अ फंक्शनली मेमोरी ग्लैंड इज करेक्टराइज्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स। अब मेमोरी ग्लैंड क्या है बेटा? पेयर्ड स्ट्रक्चर, हर किसी के पास दो मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है मतलब, ठीक है। दैट जिसके अंदर क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और साथ में फैट होता है वेरिएबल अमाउंट का। देखो ये है मेमोरी ग्लैंड। अगर इसमें आप देखोगे जो ये पिंक वाला पोर्शन है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है फैट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फैट। और ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करती हैं क्या? दीज आर द ग्लैंडुलर टिश्यू, जहां से मिल्क सीक्रेट होगा। अगर आप किसी भी मेमोरी ग्लैंड को देखोगे तो उसके पीछे की साइड क्या प्रेजेंट होती है? एक तो रिब्स, ठीक है, रिब्स के बीच में ऑफ कोर्स मसल्स प्रेजेंट होती हैं और उसके अंदर की तरफ होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो हर एक ब्रेस्ट, हर एक मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट देने के लिए पीछे क्या प्रेजेंट है? पेक्टोरालिस मेजर मसल। एंड उसके पीछे है रिब्स, रिब्स के बीच में क्या है? मसल्स। ये एक जो मेमोरी ग्लैंड है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर जब हम अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 15 to 20 मेमोरी लोब्स। कितने प्रेजेंट है बेटा? 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मान लो कि मैं इनमें से उठा के एक लोब यहां पर बना देती हूं। ये मैंने एक मेमोरी लोब बना दिया और उस मेमोरी लोब के अंदर बेटा प्रेजेंट होती हैं ऐसे बहुत सारी एल्वियोलाई, ठीक है, बहुत सारी एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई जो हैं उनकी डक्ट को, एल्वियोलाई जो है बेटा उसकी डक्ट को कहा जाता है क्या? मेमोरी ट्यूब्यूल। एल्वियोलाई जो है बेटा उसकी डक्ट को बोला जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल। ये सारी डक्ट मिलकर ज्वाइन कर जाती हैं और क्या बना देती हैं? मेमोरी डक्ट, ठीक है। ये मेमोरी डक्ट जो हैं ये आपस में फिर से ज्वाइन, मतलब मेमोरी डक्ट किस में ओपन होती हैं? एक स्ट्रक्चर में जिसे बोला जाता है एम्प्यूला। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? एम्प्यूला। दिस इज एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला से एक और डक्ट अराइज होती है ऐसे, इसे कहा जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट। ऐसी ऐसी लैक्टिफेरस डक्ट बहुत सारी आती हैं और एक निप्पल के अंदर ओपन हो जाती हैं। सो दिस इज निप्पल। ये क्या है बेटा? निप्पल। निप्पल के अराउंड थोड़ा डार्क एरिया मिलता है जिसे कहा जाता है एरियोला। दिस इज द डार्क एरिया अराउंड द निप्पल जिसे कहा जाएगा एरियोला, ठीक है बेटा। सो एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब। ये क्या है? मेमोरी लोब। और एक ब्रेस्ट के अंदर कितने हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब। इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? ये एल्वियोलाई, ठीक है, लिख लो इसको, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है वो यहाँ पे क्या बने हैं बेटा? एल्वियोलर सेल्स। दीज आर द मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। क्या है ये? मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स है, मिल्क बनाएंगे। वो मिल्क चलकर कहाँ आता है? मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करके बनाती है डक्ट। डक्ट ओपन होती है एम्प्यूला। एम्प्यूला का काम क्या होता है? इट स्टोर द मिल्क। और जब बच्चा
सक करता है तो इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू वो जो मिल्क है निपल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अब देखो क्या लिखा था, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये मेमोरी लोब्स जो हैं दे कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज द एल्वियोलाई, कॉल्ड एज द एल्वियोलाई। द सेल्स जो मैंने आपको बताया था, जो सेल्स हैं एल्वियोलाई के, दे सिक्रिएट मिल्क, ठीक है, विच इज stored in the cavity या the lumen of the alveoli. The alveoli open into the memory tubule. Memory tubules जो हैं they join to form the memory duct. Several memory ducts they join to form the wider memory ampulla. Ampulla जो है it is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. Through which milk is sucked out. ठीक है, so ये जो ampulla है बेटा, इसके अंदर बहुत सारी ऊपर से memory ducts आएंगी ऐसे, ठीक है? क्लियर बेटा इतनी बात? ठीक है, सो मेमोरी ग्लैंड हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म, जिसे हम क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। उसे हम कहते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ एक बार कि स्पर्मेटोजेनेसिस में आखिर होने क्या वाला है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो ये कहां पर होंगे बेटा? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में होंगे। ठीक है, कहाँ होंगे? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। मैं एक काम करती हूँ, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ पे? मेल जर्म सेल्स, यहाँ पे मैंने बना दिया है ये, these are the male germ cells। और ये कैसे हैं? दे आर 2n। क्या है बेटा? 2n। अब इन मेल जर्म सेल्स के अंदर होती है माइटोसिस। ठीक है, मान लो एक सेल के अंदर माइटोसिस हुई, सो एक से बन गए ये 2, एक से बन गए 2, फिर से इनके अंदर हुई माइटोसिस तो बन गए बेटा 4। ठीक है, ये भी क्या थे? आपके 2n थे, ये भी थे 2n। इसको कह देंगे हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज का, इसको हम कह देते हैं, ये है बेटा भाई टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन अगेन एंड अगेन। और ये जो टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, इसका साइज होता है इंक्रीज। इसमें लिखो आप, इंक्रीज इज इन साइज। साइज कैसे इंक्रीज होगा? ये जो है न्यूट्रिशन लेगा कहां से? सर्टोली सेल से। ये इसका साइज इंक्रीज हो गया। अब इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज ऑल्सो 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है बेटा? 2n है। इसके बाद क्या होगा? यहां लिख देते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ये जो प्राइमरी आपका स्पर्मेटोसाइट था विच इज 2n, क्या है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर होगी अब मियोटिक डिवीजन, अंडरगो 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन। 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन होगी। पहली डिवीजन हुई ये, क्या बन गए? n। इन्हें कहा जाएगा
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, पहली जो ये डिवीजन हो रही है, ठीक है, फर्स्ट इज द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, पहली रिडक्शनल डिवीजन हुई। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, आपको पता है मियोसिस हमेशा दो फेज में होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। सो फर्स्ट इज द रिएक्शनल रिडक्शनल डिवीजन, सेकंड इज द इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यहां से आपके बन जाएंगे क्या, 4 स्पर्मेटोजोआ। ये सब क्या हैं, एन। सो दीज आर द स्पर्मेटो सॉरी ये बन गए बेटा आपके यहां से स्पर्मेटिड। अब आप देखो बेटा, अभी जो हमने यहाँ स्पर्मेटिड बनाए हैं ये तो राउंड राउंड है, लेकिन हम नॉर्मली जो स्पर्म देखते हैं वो हमेशा कैसा होता है, थोड़ा लंबा सा होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, होता है ना। तो अब इसकी होएगी शेप में चेंज, अब इसकी होएगा बेटा शेप में चेंज, दैट इज अब होगी यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। और इन स्पर्म्स की शेप चेंज हो जाएगी और ये बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ या आप कह सकते हो इसको नॉर्मल स्पर्म, नॉर्मल स्पर्म। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, अब ये जो स्पर्मेटोजोआ आपके बने हैं ये क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ या आप कहो स्पर्म, ये क्या करते हैं बेटा, एम्बेडेड इनटू, या आप लिखो एम्बेडेड देयर हेड इनटू सर्टोली सेल्स, इनटू सर्टोली सेल्स, गेन न्यूट्रिशन, वहां से न्यूट्रिशन गेन करेंगे, देन लीव, उसके बाद वहां से निकल जाएंगे। देन क्या करेंगे बेटा, वो लीव कर जाएंगे, या आप कह सकते हो लीव कर जाएंगे, या आप क्या कह सकते हो बेटा, वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, इसको आप कह सकते हो रिलीज्ड फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, और इस प्रोसेस को कहेंगे बाय द प्रोसेस, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। सो मान लो मैं कह देती हूं कि भाई ये था वो सर्टोली सेल्स, ठीक है, ये सर्टोली सेल थे। अब क्या हुआ, स्पर्म आए, स्पर्म बना, ये था बेटा वो स्पर्म, ये स्पर्म था, स्पर्म गया, उसके हेड में क्या हुआ, एम्बेड हुआ, और फिर यहां से निकल के रिलीज हो गया। दिस प्रोसेस यहां से गया और फिर यहां से रिलीज्ड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। दीज आर द सर्टोली सेल्स। स्पर्म्स बनने के बाद उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है बेटा, दे गेट एम्बेडेड इनटू द, दे एम्बेड देयर हेड इनटू द सर्टोली सेल, वहां से रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा स्पर्मिएशन। क्या बोला जाएगा, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो जर्मिनल एपिथेलियम थी, जो मेल जर्म सेल्स है, उनके अंदर माइटोसिस हुई। ठीक है, माइटोसिस के बाद ये स्ट्रक्चर बने। ये माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ कि आपके इनके अंदर माइटोसिस होती, कुछ तो टाइप ए हो गए, वो हमेशा माइटोसिस ही करते रहेंगे, कुछ बन गए बेटा टाइप बी। उन्होंने अपना साइज इंक्रीज किया बाय गेनिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, और ये टाइप बी सेल्स जो है वो उनको अब हम कहना स्टार्ट कर देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर हुई 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन।
फर्स्ट इज द रिडक्शनल, सेकंड वन इज द इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, पहली रिडक्शनल हुई बेटा, फिर क्या हो गई, इक्वेशनल डिवीजन हो गई, और यहां से आपके क्या बन गए, स्पर्मेटिड। क्या बन गए बेटा, स्पर्मेटिड। ये सब अब क्या है, देखो जब भी प्राइमरी नाम आएगा तो आप बोलोगे वो है डिप्लॉयड, सेकेंडरी आ जाएगा तो वो हो जाएगा हैप्लॉयड। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के अंदर शेप चेंज हुई इनकी, और ये शेप चेंज होने के बाद क्या बन गए बेटा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्म इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म दे गेट देयर हेड एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल, वहां से न्यूट्रिशन गेन करके रिलीज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। उसे क्या कहते हैं हम, स्पर्मिएशन। ठीक है, सो यही चीज हमारी इसके अंदर लिखी हुई है, क्या, the primary sex organ, the testis in the male and the ovaries in the female, they produce gamete, that is sperm and ovum respectively, by the process called gametogenesis. testis के अंदर जो immature germ cells थे, जो spermatogonia थे, they produce sperm by spermatogenesis that begins at the puberty. कहाँ पर spermatogenesis कब begin होती है बेटा, puberty पर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, कब होती है, प्यूबर्टी, मेल्स के अंदर प्यूबर्टी में होती है। ठीक है, नाउ द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, दे मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन, एंड ई स्पर्मेटोगोनियम जो अभी डिप्लॉयड है 46 क्रोमोसोम है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, दे पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, रिडक्शनल डिवीजन, लीडिंग टू द 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स जिनको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि अब क्या हो गया है, एन हो गया है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकंड म्योटिक डिवीजन होगी और 1 से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेंगे। अब ये स्पर्मेटिड जो है इनकी शेप चेंज होती है, ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं बाय स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है, इट बिकम एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स, फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मिएशन कहते हैं। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। क्लियर, चलो नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस के हमने बता ही दिया, इट विल स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। ये जो GnRH, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा, प्यूबर्टी पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या रिलीज करती है, GnRH, दैट इज FSH एंड LH। क्या रिलीज करती है, FSH और LH रिलीज करती है। ये FSH और LH जो है ये जाके टेस्टिस पे काम करते हैं। ठीक है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, हो गया। ठीक है, सॉरी यहां से रिलीज होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी रिलीजेस द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन कहाँ पर आते हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन, दैट इज LH एंड FSH। क्या रिलीज करता है, LH और FSH। और ये LH और FSH जो हैं, जो LH, L से ही याद रखेंगे हम, LHL ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर, और वहां से करवाता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज, ठीक है, लेडिक सेल्स पर। लेडिक सेल्स अल्टीमेटली अभी मैंने आपको बताया था, पीछे लिखवाया था, लेडिक सेल्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं FSH की बात करूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है बेटा सर्टोली सेल्स पे। किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे, और यहां से कुछ फैक्टर रिलीज करवाता है जो स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्म में हेल्प करता है। सर्टोली सेल रिलीज करते हैं सम फैक्टर विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। ये बात हो गई हार्मोन्स की। तो समझना है आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहां पर होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है बेटा टेस्टिस के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर हुई, टेस्टिस के अंदर हुई।
ठीक है। कब होती है? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करना शुरू कर देता है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन। कौन से हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है और उसको कहता है तुम रिलीज करो अब क्या? एलएच एंड एफएसएच। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच एक्ट ऑन द एल, दैट इज लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक एंड्रोजन है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है फ्रॉम द मेल जर्म सेल्स। ठीक है, क्लियर। और मेल जर्म सेल्स कौन से? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है जी। उसके बाद जो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स को वहां से कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाता है और वो फैक्टर, वो जो स्पर्मेटिड बने थे हमारे, उनको कन्वर्ट करवा देता है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के अंदर। स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के अंदर। इतनी बात क्लियर बेटा? चलो, ये देखो, ये आपकी बुक में एक पूरी प्रोसेस दी हुई है स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये थी आपके नीचे स्पर्मेटोगोनियम, दैट इज द मेल जर्म सेल्स। इनके अंदर हुई क्या? मियोसिस स्टार्ट हुई, या पहले यूं कहोगे स्पर्मेटोगोनियम जो है उसका साइज इंक्रीज हुआ, क्या बना है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो अभी 2n है। स्पर्मेटोगोनियम भी क्या है? 2n डिप्लॉयड। इसके अंदर हुई स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां से क्या बने बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइसाइट विच इज एन, स्पर्मेटिड विच इज एन। स्पर्मेटिड गया इस सर्टोली सेल के हेड में एम्बेड हुआ, यहां से रिलीज हुआ, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ कहेंगे या फिर हम कहेंगे बेटा इसको स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ कहेंगे या कहेंगे स्पर्म। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि स्पर्म कैसे बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई स्पर्म तो बन गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम करते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। तब से हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बेटा स्पर्म का स्ट्रक्चर। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें, सो स्पर्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं बेटा, दैट इज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसे हम कहेंगे दिस वन, इधर से लिख देते हैं, दिस इज हेड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे बेटा नेक। नाउ दिस वन इज द मिडल पीस। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं टेल। इसे हम क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, और इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्रोसोम, विच इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स sperm लाइसिन, एंड इट कंटेन स्पर्म लाइसिन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज न्यूक्लियस। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियस। यहां पर प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दिस इज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और इस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से अराइज करती, यहां से होती हैं बेटा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से अराइज करेगी, एक मिनट,
सो बेटा दिस इज एक्सियल फिलामेंट, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कैसा है स्पाइरल है, इसको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है नेबर कर्न, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये जो स्पर्म है ये मूव कर सके। नीचे क्या है बेटा, टेल है। तो अगर हम स्पर्म को देखें 4 उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। अगर मैं हेड की बात करूं तो बेटा मेन पोर्शन हेड का वो ऑक्यूपाई कर लेता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है एक्रोसोम, जिसके अंदर प्रेजेंट है स्पर्म लाइसेंस, मतलब कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करेंगे जब ये स्पर्म एग के पास जाएगा उसको फ्यूज करने के लिए, तभी उसको हेल्प करते हैं फ्यूजन के अंदर। फिर है बेटा नेक, नेक में यहाँ प्रेजेंट होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ से अराइज होती है एक्सियल फिलामेंट। मिडल पीस के अंदर और क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज स्पाइरल, जिसे कहा जाता है नेबर कर्न, जिसे क्या कहा जाता है बेटा नेबर कर्न। और यहाँ से आपकी अराइज हो रही है टेल, क्या अराइज हो रही है बेटा, टेल अराइज हो रही है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। चलो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे हमारी बुक क्या कहती है कि जो स्पर्म है उसमें उसके पास हेड, नेक, मिडल पीस, टेल है, हमने बोल दिया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे स्पर्म के बाहर है, जो हमने बाहर जो मेम्ब्रेन बनाई है दिस वन, दिस इज, इसे क्या कहेंगे बेटा, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म हेड है इट कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड मतलब एन है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं, एंजाइम, जिन्हें स्पर्म लाइसिन कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है। जो मिडल पीस है उसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ द स्पर्म, ठीक है। दैट इज बेसिकली एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और फिर क्या उसकी टेल है, ठीक है। जो ह्यूमन मेल है बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको याद रखना है। देखो जो ह्यूमन मेल है एक इजैक्यूलेशन में, ठीक है, जब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैक्यूलेट करता है ड्यूरिंग अ क्वाइटस। और इन 200 से 300 मिलियन में से 60%, 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास क्या हो, नॉर्मल शेप एंड साइज हो। 60% जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए हैं उनमें से 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनके पास नॉर्मल शेप और साइज हो। और इस 60 में से भी 40% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास विग्रस मोटिलिटी हो, विग्रस मोटिलिटी जो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ट्रैवल कर सके, जिनके पास क्या हो, विग्रस मोटिलिटी हो। सो ये था बेटा हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये था हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे ही अगर हम अब बात करते हैं, वैसे ही अगर हम अब बात करें किसकी, कि स्पर्म जो है दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्म्स दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, secretion of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate gland are essential for the maturation and मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। याद रखनी है बेटा आपको, जो एपिडेमिस की सिक्रीशंस होती हैं जहां स्पर्म स्टोर रहते हैं, उसके अलावा सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है स्पर्म्स को मैच्योर करवाने के लिए। जो सेमाइनल प्लाज्मा बताया था मैंने, सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, ठीक है। जो एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन जो सीक्रीट होता है उसी का काम होता है कि मेल्स के अंदर जो एक्सेसरी डक्ट्स थी, जो रेटे, टेस्टिस, एपिडेमिस, वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, ये सब थी, और साथ में जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को मेंटेन रखना, ये किसका काम है बेटा, एंड्रोजन का। किसका काम है बेटा, एंड्रोजन का काम है। सो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है विद स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरे पार्ट्स बता दिए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, दैट इज वल्वा, उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर किया है, और उसके साथ साथ हमने मेमरी ग्लैंड भी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इसका फीमेल्स के अंदर जो oogenesis होती है, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों साथ में करेंगे बेटा, ताकि वो माइंड में क्लियर रहे, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, oogenesis करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लैक्टेशन, पार्ट्यूशन, सब करेंगे। वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको बेटा अच्छे से पढ़ना, नोट से। देखो हमारा ये इस जो सीरीज का वो है कि ये एनसीईआरटी पंच है, तो सिर्फ मैं आपको इसमें एनसीईआरटी करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारा मेन नीट का पेपर भी कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस की है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ विद आवर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।